हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। अब तक हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन देखी थी और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये देखा था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से यूज़फुल और हार्मफुल होते हैं हम लोगों के लिए। अब देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब वो रहते कहाँ हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल, मतलब यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। वेयर एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एल्गी में वॉलवॉक्स का एग्जांपल दिया, या फंजाई है। ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में हवा में भी रह सकते हैं, ठीक है, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं तो उसके बाद हमें अपना हाथ धोना है, अदरवाइज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये पानी में भी पाए जाते हैं, पानी चाहे कहीं का भी हो कहीं पे भी पाए जाते हैं। गर्म से गर्म पानी में प्रेजेंट होते हैं और ठंडे से ठंडे पानी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे होस्ट बॉडीज़ के ऊपर पाए जाते हैं या अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमंस में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उस इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब प्रेजेंट होता है और उसको हम कहते हैं ई कोलाई। चलिए अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम कर्ड बनाते हैं हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और उससे कर्ड बन जाता है। उस कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ब्रेड हो गया या केक हो गया, जो भी फूलने वाली चीज़ें होती है इसमें हम ऐड करते हैं ईस्ट, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से CO2 का प्रोडक्शन होता है और कोई भी फूड प्रोडक्ट फूल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे जो सिंक की पाइप्स होती हैं तो उसमें भी एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली सिंक से पानी जाता रहता है तो वहाँ पे काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है, और इस एल्गी को खाने के लिए कौन आता है, यहाँ पे आ जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मैन्योर कैसे फॉर्म होता है। कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब प्लांट्स और एनिमल का जो भी वेस्ट होता है, इन सबको अगर हम डंप कर देते हैं सॉइल में, ठीक है, गड्ढा बना के उसके अंदर सब डाल देते हैं और उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये सब डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ने लग जाता है। उसके बाद मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी इससे इंक्रीज होती है। आफ्टर दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप बोलेंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, नॉनस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गए, ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड कैसे बनता है ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है, किस तरीके से एक कंटेनर में हम अगर मिल्क लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अमाउंट में हम कर्ड ऐड करते हैं जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। चलिए इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन कर्ड इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। बैक्टीरिया हेल्प करता है चीज़ के फॉर्मेशन में और पिकल्स को भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फर्मेंटेशन से ही बनती है, जैसे कि आप डोसे का बैटर देख लो या इडली का बैटर हो गया, ये सारी चीज़ें फूलती है क्योंकि फर्मेंटेशन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए वो फूलती है। और ये फर्मेंटेशन कौन करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। तो अब ये एक्टिविटी 2.3 है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर। इसमें यही दिखाया गया है किस तरीके से मैदा में अगर हमने थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड किया एंड इफ़ वी लीव इट फॉर 2 to 3 आवर्स तो किस तरीके से ये डो राइज कर जाएगा। यही हम लोगों ने अभी फर्मेंटेशन में पढ़ा है कि ईस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है ये पूरे डो के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये फूल जाता है। तो मोस्टली उन सब चीज़ों में जहाँ पर कोई भी डो राइज कर रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस काम आती है और ये काम कर रहा होता है ईस्ट, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ का मतलब किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें किसी भी चीज़ का
और उसमें से कुछ ना कुछ हमें इनकम हो, हम इकोनॉमी में कुछ बूस्ट कर पाए, ठीक है, उसी को हम कमर्शियल यूज़ कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फर्मेंटेशन करता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। तो इसमें अल्कोहल और वाइन बन रहा है। तो इसमें देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वाइन बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, एक शुगरी सब्सटेंस ले लेंगे, मतलब जैसे ये नेचुरल सब्सटेंसेस है, बार्ले, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें नेचुरल है और इसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि ग्लूकोज होता है इसलिए वो मीठा हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब नेचुरल शुगर में आप थोड़ा अमाउंट में ईस्ट को ऐड कर देंगे तो ये ईस्ट क्या करेगा, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, ठीक है। अब अल्कोहल जब बन गया है, मतलब वो अल्कोहल और वाइन बन गया है, यही प्रोसेस यहाँ पे एक्टिविटी में समझाया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कोई भी शुगरी सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, उसमें जब हमने ईस्ट ऐड किया तो जो भी लिक्विड होगा उसका कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे, 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दो, ढक के रख दो एनेरोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जानी चाहिए। तो एनेरोबिक कंडीशन में ईस्ट अपना काम करना चालू कर देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जब शुगर से अल्कोहल बनता है इन एनेरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो ये काम ईस्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर पाता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम उसको दवाइयों में कैसे यूज़ में ला सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमारे हाथों में दे देता है एक एंटीबायोटिक। इसका अगर हम एग्जैक्टली मीनिंग निकालें, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि कोई टर्म अगर थोड़ा सा भी आपको टफ लगता है तो उसको आप तोड़ लो, ठीक है, जितना भी पॉसिबल है वो तोड़ लो उसको, उससे उसकी मीनिंग पता चल जाती है। एंटी मतलब कोई चीज़ जब ऑपोजिट में काम कर रही होती है, और बायोटिक मतलब लिविंग। तो जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है उसके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ काम कर रही है उसको किल करने के लिए, उसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक, जो कि काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाया जा सकता है। बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ऐसा मत समझना कि दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी फंजाई है, हर एक को हम यूज़ कर सकते हैं। नो, सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे देखिए कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम लोग लेते हैं, जिससे कि जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर कर लिया है, ठीक है, तो उसको किल कर पाएगा। अगर हम कोई कॉमन से एग्जांपल ले, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, या फीवर हो गया, तो कॉमन कोल्ड में मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दे देता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और आप लोगों ने हमेशा सुना होगा डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक के जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना है, 6 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, जितने भी दिन का कोर्स होता है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। अभी क्यों ऐसा बोलते हैं ये भी समझ लो। मान लीजिए हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की एंट्री होती है, ठीक है, और हम डॉक्टर से एक एंटीबायोटिक लेके आते हैं। बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर है ही, तो वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है दवाई लेनी है मॉर्निंग में और नाइट में। आपने मॉर्निंग में दवाई ली, उससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो गई, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ ही किल हुए हैं। अब ये वाले जो है बैक्टीरिया ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे। नाइट में आपने दवाई नहीं ली है, अब क्या होगा, इसका नंबर भर के इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में जब आप दवाई लेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा दवाई के ऊपर कि वो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करेगा, ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक्स का डोज जब जब बोला जाता है तब तब लेना चाहिए और कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया है एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करते हैं जो कि डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। जो नॉर्मल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में है उनको कुछ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम तरीके से दवाइयाँ ना लें, मतलब कोई भी दवाई कभी भी लेते रहें, तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जो भी अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं उनको भी किल कर सकता है, ठीक है। कुछ कॉमनली फाउंड जो एंटीबायोटिक्स है ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये बहुत ही कॉमनली फाउंड एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है। अब अगर हम देखें कि एनिमल्स में, जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? उनके खाने में एंटीबायोटिक्स मिला के दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो जाती है और उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। इस पैराग्राफ में यही गिवन है कि डॉक्टर जो भी हमें एंटीबायोटिक देते हैं, एक तो हमें एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, और ये नहीं कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो पहुंच गए डॉक्टर के पास दवाई लेने, ये काम नहीं करना है। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें नेचुरली भी ठीक होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसीलिए बना हुआ है हमारी बॉडी का कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई हमारी बॉडी में, तो कुछ एंटीबॉडीज़ तो नेचुरली प्रोड्यूस होंगे ही। ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं ये हम वैक्सीन में देखेंगे आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुछ तो इस वजह से क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा वैक्सीन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ बीमारियां बिल्कुल आए ही ना। और अब कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पता चल गया है, जिन्होंने कभी वैक्सीन यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि हम देखते हैं गाँव वगैरह में जैसे जाते हैं तो उन सब जगह में वैक्सीन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो लोग इतना ज़्यादा वैक्सीन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नेचुरली अपने बॉडी को ठीक करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे बॉडी का सिस्टम क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम नाम आपने सुना होगा। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, और ये एंटीबॉडीज़ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। तो ये तो हमारा हो गया नेचुरल इम्यून सिस्टम। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, आप कह सकते हैं, या इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि एंटीबॉडीज़ अकेले केपेबल नहीं होता है उनको किल करने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अब बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आए ही ना, इसके लिए हम कुछ वैक्सीन्स लेते हैं। जैसे आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो है, इन सब चीज़ों के वैक्सीन बने हुए हैं, सो दैट कि हमारी बॉडी में ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीज़ें हो ही ना। ठीक है। तो ये जो वैक्सीन्स बनते हैं ये भी बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, सिर्फ कुछ और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। दूसरी बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन अगर हम ले रहे हैं मतलब हम माइक्रोब को ही अपनी बॉडी के अंदर एंट्री दे रहे हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अगर हमारी बॉडी में आएगा तो वो तो बीमारी कॉज करेगा। लेकिन वैक्सीन जब बनाए जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर दिया जाता है या वीक कर दिया जाता है, मतलब ऐसा सिचुएशन में लेके आया जाता है उनको कि वो बीमारी कॉज ना करे। ठीक है। वो कोई भी डिसीज़ कॉज ना करे, लेकिन हाँ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़रूर करे, और जैसे ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो किलिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये डिसीजेस हैं जिसमें वैक्सीन लिए जाते हैं, जैसे कि कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। देन स्मॉल पॉक्स, वायरस, हेपेटाइटिस, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, वैक्सीन बनाए गए हैं, क्योंकि ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ का कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये वाले बैक्टीरिया या ये वाले फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करे तो वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। ठीक है। तो आप लोगों ने तो देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो डॉक्टर हमें एक पूरा चार्ट दे देते हैं कि इस महीने में, इस साल में इस बच्चे को ये वैक्सीन देनी है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर बच्चे को वैक्सीनेटेड होना चाहिए, जिससे कि कंप्लीटली उस बीमारी का इरेडिकेशन हो पाएगा हमारे सोसाइटी से। ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए कैंपेन चलाया गया था कि हर जगह स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बच्चों को देने ही देने हैं, जिसकी वजह से आज ऐसी डेट आ गई है कि स्मॉल पॉक्स हमारे वर्ल्ड से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब आप लोगों को चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का नाम थोड़ा सा कम सुनने को मिलेगा। ठीक है। वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि वैक्सीन का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? बाय द यूज़ ऑफ मैन्योर, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाने में हेल्प करते हैं, और उस सॉइल से जो भी हम अगले क्रॉप्स लगाएंगे या जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे।
नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास कभी जैसे कूड़ा पड़ा हुआ होता है, कूड़े में अगर हम वेजिटेबल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनकी बात करें, वो कुछ ही टाइम में सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर में भी रोटी रख दीजिए तो क्या होगा, सड़ जाएगी। कोई खाना रख दीजिए वो सड़ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से वो सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और लास्ट में एक ऐसा पाउडरी सब्सटेंस मिल जाता है हमें, जिसको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, जो कि हम सॉइल में अगर ऐड करेंगे तो वो सॉइल में बहुत अच्छे से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है। लेकिन सॉइल के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमें हेल्प करता है। क्यों? मान लीजिए रास्ते में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल की पील्स हैं जो किसी ने डाल दिए हैं। जब वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएंगे, जब वो सॉइल में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया से कूड़ा चला जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, जो कूड़े वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को उठा के लेके जाते हैं और पिट्स में डाल देते हैं, जिसको हम कॉम्पोस्ट पिट भी बोलते हैं, और इसी में डाल के वो कॉम्पोस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक ही एक्टिविटी है 2.5, जिसमें बोला है कि हम 2 पॉट्स ले लें। ठीक है, एक पॉट में हम ऐड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी रिमेन्स हैं, ठीक है, जो पील्स हो गए, छिलके हो गए, उन सबको ऐड कर दिया है। दूसरे में हम ऐड करेंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। 3 से 4 वीक्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले में तो ये पूरी तरीके से गल चुका है, सड़ चुका है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। और कुछ ऐसे आजकल प्लास्टिक्स आने लग गए हैं जो कि डिग्रेड होते हैं, लेकिन वो डिग्रेड होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए पेपर बैग्स को यूज़ करें, जूट बैग्स को यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हमें एक बार रिवाइज करना हो यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हमने देखे दवाइयाँ बनती है, मतलब एंटीबायोटिक्स बनती है, वैक्सीन्स बनते हैं माइक्रोब से, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। ठीक है, और उसके बाद कमर्शियल यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। हमारे घर में भी हम जैसे ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों में भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इडली बनाना है, डोसा बनाना है, इन सब चीज़ों में हम माइक्रोब्स को यूज़ करके बहुत अच्छे से डोसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।